Hello students, so today we are going to discuss FT12. So from my topic, the question is number 6. A simple pendulum oscillating in air has a period of 2 seconds. So time period 2 seconds hai, and the density of liquid is 1/3 the density of the material. So density of liquid 1/3 the density of substance है. Clear? आपको और इसको फ्लूइड में इमर्स किया हुआ है पेंडुलम को. सो हमको ये पता है कि अगर ये फ्लूइड में इमर्स किया हुआ है, कंप्लीटली इमर्स इनसाइड द फ्लूइड है, तो इस पे ये तभी ये पॉसिबल है कि जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तभी ये पॉसिबल है कि ये ऑसिलेट करेगा. ठीक है, और वो दिख भी रहा है, यहाँ पे गिवन भी है. सो हमको इसकी जी इफेक्टिव कैसे निकालनी पड़ेगी. बस टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव होगा. ओके, सो ये जी इफेक्टिव निकलेगा कैसे हमारा, देखो नीचे एक एम ये, सो एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी माइनस बॉयॉन्ट फोर्स. बॉयॉन्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगा दैट इज रो एल वी आई. होल वॉल्यूम इज इमर्स्ड, सो वी पूरा ही लग जाएगा. ठीक है ना. सो मैं अभी यहाँ पे वी आई लिखता हूँ, आपको याद रहेगा उससे. सो ये जो जी इफेक्टिव हो जाएगा, दिस विल बी जी माइनस और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होल वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड होल वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ये मास हो जाएगा यहाँ पे. सो आपका ये जो जी इफेक्टिव आएगा यहाँ से, तो दैट इज जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ओके, और वॉल्यूम को हम क्या लिख देंगे, एज इट इज लिखते हैं. मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या तो वॉल्यूम को मास, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. सो मैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो हम इसको लिख सकते हैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये जी, ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया आपका. आपको बाकी की वैल्यू दे के रखी है यहाँ पे. जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस रो एल बाय रो एस कितना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू जी हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप ये वैल्यू निकालते हो, तो जी 1 माइनस 1/3, तो दैट इज 2g/3. तो जो न्यू टाइम पीरियड आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन दिस विल बी 2g/3. अंडरस्टूड. सो पहले का ओरिजिनल टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, ओरिजिनल टाइम पीरियड की फॉर्मूला होती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी जो है, तो √3/2 इंटू 2. सो ये आपका आंसर आ जाएगा, √6 आंसर आएगा आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के बाद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, और आपको इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो पीवी ग्राफ में हमको, पीवी ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है. दिस इज ए बी सी. ओके, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव होगा हमारा. सो वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट होगा, बिकॉज ट्राइंगल फॉर्मूला है. सो आपका जो बेस लेंथ है दैट इज, यहाँ पे बेस लेंथ कितना हो जाएगा, आपका हाइट दिया है 6 - 2, सो 4 दिया हुआ है. ठीक है ना, और बेस लेंथ है 7 - 2. ठीक है. So this will be, base length is 7 - 2 into 10⁻³ into जो हाइट दे के रखी है वो हाइट हो जाएगा 6 - 2, दैट इज 4 into 10⁵. बस, तो ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2000 जूल आएगा. ओके स्टूडेंट, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. Then 16th one is a horizontal circular motion is given. A small ball, a small mass attached to the string rotate on a frictionless top as shown in the figure. If the tension of the string is increased by pulling the string, causing the radius of a circular motion to decrease by the factor 3.
सो आपका जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ये पूछा है, रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है बाय फैक्टर 3, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे टेंशन लगेगा सेंटर पे, अगर ये मास m है तो सेंटर पे टेंशन लगेगा। टेंशन की फॉर्मूला क्या होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो नॉर्मली हमको पता है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज सर्कुलर मोशन का केस है तो हम एल को लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है दैट इज एल स्क्वायर बाय 2I होती है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। सो आपका एल तो कांस्टेंट हो जाएगा, आपका अगर एल कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/I हो जाएगा, क्लियर। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये एम आर स्क्वायर होगा तो अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो आपको पता है रेडियस डिक्रीज हो रहा है फैक्टर 3 से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा 9 से, बिकॉज यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। सो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन 17th, when a man stands on a turning table stretching the two arm with two equal load on a hand, so कोई मैन टेबल पे खड़ा होकर स्ट्रेच कर रहा है टू आर्म एंड रोटेट्स एंड देन फोल्ड हिज आर्म। सो अगर वो फोल्ड आर्म अपना करता है तो आपको पता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, बेसिकली कम हो जाता है, तो ओमेगा क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज एल इज कांस्टेंट, एल इज आई ओमेगा इज कांस्टेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो आई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये नहीं होगा आंसर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है तो सेकंड ऑप्शन होगा। एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, यस, तो ये इंक्रीज होगा बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ठीक है। देन 18th क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ सोप बबल एक्सपांड द प्रेशर इनसाइड द बबल इज, बबल में आपको पता है इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज बेसिकली 4T/R, ओके। सो अगर ये एक्सपांड होता है तो इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। देन 19th देखते हैं हम लोग, assuming that the gravitational potential energy of an object at infinite is zero, ये हमें पता है कि कोई भी gravitational potential energy infinite पे कितनी होती है जीरो होती है, बिकॉज हम उसी के रेफरेंस में आंसर निकालते हैं। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट final to initial of an object of mass m when it's taken to the height h from the surface of the earth, surface of the earth से कोई h हाइट पे उसको लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सो क्या आंसर आएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे कितनी होगी, ऑप्शंस देखते हैं कैसे दिए हुए हैं इसमें। सो जी के टर्म में दिए हुए हैं तो ये आपको h हाइट ही बोला हुआ है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा -GMEM/RE होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा -GMEM/RE+H हो जाएगा। सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज UF माइनस UI, इन दोनों का डिफरेंस आंसर होगा GMEM/RE+H माइनस माइनस प्लस GMEM/RE। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा GMEM/H/RE इंटू RE+H, ये आंसर आएगा, ठीक है ना, क्लियर। इसमें हमको एक और फॉर्मूला भी पता है जो क्लास में डिराइव की हुई है, mgh/1+h/r, याद है ना, तो ये भी एक फॉर्मूला होती है। इसको कुछ नहीं करना है, स्मॉल जी के टर्म में लाना है, तो यहाँ से r को कॉमन निकाल दो तो RE स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 और ये mgh/1+h/r हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। Then 21st, fundamental frequency of the closed organ pipe of length 15 centimeter, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पाइप, तो क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी है 2n-1 V/4
4L, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी हो जाएगी आपकी, N1 होगी ना, तो V/4L होगी, बराबर, is equal to the third overtone of the organ pipe which is open at both the end. So third overtone क्या हो जाएगा, ओपन पाइप की फॉर्मूला क्या होती है, NV/2L, तो थर्ड ओवरटोन क्या हो जाएगा यहाँ पे, N इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4V/2L हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका क्लोज्ड पाइप का है, ओपन पाइप का 4V/2L हो जाएगा। ये दोनों इक्वल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे, मतलब कॉमन है, तो L ओपन इज इक्वल टू 8LC आ जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर क्लोज्ड पाइप का, जो क्लोज्ड पाइप है उसका 15 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब ये लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो ओपन पाइप की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 15 8 से 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, बराबर। ट्वेंटी थ्री देखते हैं स्टूडेंट्स। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द CGS सिस्टम इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of a unit in which the unit of the length is 20 सेंटीमीटर and the mass is 200 ग्राम, the value of the density। अब देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो यहाँ पे 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या होगा इन द यूनिट ऑफ द सिस्टम, एक दूसरे, तो दो यूनिट अपन को कंपेयर करना आता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यहाँ पे आपको देके रखा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों देके रखा हुआ है, ठीक है। नए वाले में आपको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, N2 निकालना है, और उसमें आपको देके रखा है, आपको फॉर्मूला पता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना देके रखा है आपको उन्होंने, 200 ग्राम देके रखा है, और डेंसिटी सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम में लेंथ देके रखा है 20, तो वॉल्यूम में 20 इंटू 20 इंटू 20 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करो तो N2 की वैल्यू आ जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी 320 आएगी, ओके। 24th देखते हैं। देखो 24th क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज Q। the particle moving on a velocity v along the positive x axis, particle positive x axis मतलब ये x axis है, इसी पे मूव हो रहा है, तो ये बोला हुआ है x axis, ठीक है। is acted by the three force, अच्छा तो ये तीनों फोर्स है, ध्यान रखना ये सब फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और ये भी फोर्स है, ठीक है। सो अब अगर आप इसको चेक करोगे तो ये वाला जो आर क्यू है, दिख रहा है आपको आर क्यू, ये आर क्यू इसके टेल से इसके हेड तक जा रहा है, पी क्यू के हेड तक, तो आर क्यू जो फोर्स है, आर क्यू वो आपका आर पी प्लस पी क्यू है, मतलब ये नेट फोर्स है। अगर ये नेट फोर्स है ऑलरेडी, सो दैट मीन्स नेट फोर्स बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो जाएगा नहीं, सो वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। Then 29th, a rope of a negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and the radius mass of this cylinder is 3 kg, hollow cylinder है, ठीक है ना, and the radius is 40 centimeter, free to move over its axis। if the rope is pulled with the force, इसको फोर्स से पुल किया है, दैट फोर्स इज 30 न्यूटन, द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, इसमें अल्फा कितना हो जाएगा ये पूछा है, तो हमको ये पता है टॉर्क की फॉर्मूला कितनी होती है आपकी, आई अल्फा होती है, ठीक है ना। टॉर्क आपका आर एफ हो जाएगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना होता है, mr², अल्फा आपको कैलकुलेट करना है बस, तो अब सारी वैल्यू डाल के अल्फा की वैल्यू निकाल दो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसका ग्राफ दिया है, तो पेंडुलम t इक्वल टू 2π√L/g होगा, तो t इज प्रोपोर्शनल टू L रेज़ टू हाफ, ओके। सो TL का ग्राफ दिया है, तो इसका ग्राफ आपका
जो होगा दैट विल बी सेकंड ऑप्शन, ध्यान रखना ये सेकंड ऑप्शन है इसका ग्राफ। लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, तो इस तरीके का सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा आपका, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, assuming earth to be the sphere of uniform density, acceleration due to gravity क्या होगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कभी मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो कितनी फॉर्मूला होती है उसकी, gm/r² होता है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। फिर 34th क्वेश्चन, द फोर वायर्स आर गिवन, which of this have the largest extension when the same tension is applied, तो लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसमें होगा, तो टेंशन सब में सेम अप्लाई किया है, यंग मॉडुलस की फॉर्मूला क्या होती है, सॉरी FL अपॉन A डेल्टा L, ठीक है ना। फोर वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, तो सबका वाई सेम है, सब में सेम टेंशन अप्लाई किया गया है, मतलब फोर्स भी सेम है, सब में लेंथ और डायामीटर अलग है, तो एक्सटेंशन किस में ज्यादा होगा, तो डेल्टा एल यहाँ पे ले जाओ इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ओके। और आपको डायामीटर ये एल अपॉन रेडियस स्क्वायर हो जाएगा। सो आपको सबकी सब में सब ऑप्शन में ये चेक करना है कि एल अपॉन आर स्क्वायर किस में ज्यादा है, या तो डायमीटर दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। तो एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आती है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें देखो डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, न्यूमेरेटर बड़ा है, एल 400 है, और रेडियस आपका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से ही चेक हो रहा है कि एल आपका देखो सबसे बड़ा, उसमें ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटी डायमीटर आपका ऑप्शन नंबर 2 में ही है। Then 38th question, the diatomic gas having the volume V is adiabatically expand to the volume 64V, okay। तो डायटमिक गैस है ना, तो डायटमिक गैस है तो गामा इज इक्वल टू 1+2/f होगा, तो डायटमिक गैस में f की वैल्यू 5 होती है, तो दिस विल बिकम 7/5 इज बेसिकली और गामा, और एडियाबेटिक प्रोसेस है तो P1V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2V2 रेस टू गामा। P1 वॉल्यूम इज V, यहाँ से गामा की वैल्यू आपको पुट करनी है, वो तो सेम ही रहेगी, एंड देन P2 एंड दिस विल बिकम 64V, और यहाँ गामा की वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, इनिशियल प्रेशर P है, तो यहाँ पे आप P लिख दो, ओके। सो P2 कैन बी रिटन एज P इंटू V अपॉन 64V रेस टू गामा, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा वो चेक करना है, सो दिस विल बिकम P 1/64, गामा इज 7/5, तो ये आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। 39th one, this is a spring block system is given, here there is a block of mass m and this spring is unstretched initially, this block is moving with the velocity of u, then आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितना कंप्रेशन होगा, इनिशियली u वेलोसिटी से जा रहा है, and compression of a spring when the block reduce when the speed of the block reduces to half, मतलब ये स्पीड हाफ हो जाएगी, मतलब ये इससे ऑलरेडी अटैच्ड है, ये अंदर जा रहा है लेकिन यहाँ वेलोसिटी हाफ है, तो इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी है, वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी में चली गई होगी। सो आपको ये पता ही है कि जो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ होगा, इसका कंप्रेशन कितना हुआ होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ होगा, ये जो इस स्प्रिंग ब्लॉक को पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के वजह से हुई होगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, हाफ m u स्क्वायर माइनस u/2 द होल स्क्वायर, तो ये आपको सॉल्व कर देना है और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी u/2 √3m/k, ओके। Then 42nd, water flows steadily through the horizontal pipe if the pressure of the water is P at a point where flow speed is V, pressure another point where the flow speed is 2V,
तो एक V बोला है, एक 2V बोला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ का प्रेशर पता करना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर रो है, और ऑप्शंस कैसे दिए हैं, सेम हॉरिजॉन्टल पाइप है, पाइप हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स, और ऑप्शंस बर्नौलीज के फॉर्म में दिया हुआ है, सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, सेम हाइट है तो H कैंसल आउट हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे P है, यहाँ की जो वेलोसिटी दी गई है वो V दे के रखी है, यहाँ की प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, P2 यहाँ कैलकुलेट करना है, और हाफ रो यहाँ पे वेलोसिटी डबल हो गई है V स्क्वायर। बस तो आपको P2 निकालना है, आपको ये P2 आपका, इसको सॉल्व करोगे तो P माइनस 3/2 रो V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका सॉल्व करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आज का पेपर समझ में आ गया होगा आपको।